नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और ऑपरेशन व्हाट्सएप पर यह बड़ी कवरेज बड़े खुलासे के साथ लगातार जारी है। बिल्कुल, मैं आपके साथ शोभना यादव। ऑपरेशन व्हाट्सएप आप पीछे हमारे लिखे हुए देख भी रहे हैं और सुबह से इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। जिस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है ड्रग्स कांड में, उसके बाद उसको जेल में रखा जाता है और अब उगाही की बात निकलकर सामने आ रही है। आर्यन ड्रग्स कांड में एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा आप सुबह से ही देख रहे हैं। इस खुलासे से यह साफ है कि आर्यन ड्रग्स कांड में वसूली की साजिश रची गई। एबीपी न्यूज ने सबूतों और तथ्यों के साथ किया है यह खुलासा। प्रभाकरण सैल और किरण गोसावी के व्हाट्सएप चैट से यह साफ हुआ है कि पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा था। यह सोची समझी साजिश के तहत आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या है ये ऑपरेशन व्हाट्सएप। आज आपके सामने क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो अभी तक रहस्य के पर्दों में छिपे थे। आज हम आपको एक एक करके उन सबूतों के बारे में भी बताएंगे जिससे ये साफ होता है कि कैसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी एंड कंपनी एनसीबी के नाम पर वसूली का खेल खेल रहा था। उस वसूली कांड का पहला सबूत है एबीपी न्यूज के हाथ लगी एक व्हाट्सएप चैट। ये चैट 3 अक्टूबर को हुई थी और इस चैट के जरिए क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के 2 अहम गवाहों केपी गोसावी और प्रभाकर सैल की आपसी बातचीत के राज खुल रहे हैं। हाजी अली, चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था। वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैट में जिस केपी गोसावी का जिक्र है वो सबसे पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक सेल्फी में नजर आया था। केपी गोसावी वही शख्स है जो खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता था, लेकिन आज वो जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में सलाखों के पीछे कैद है। इस व्हाट्सएप चैट में जिस प्रभाकर सैल का जिक्र है वो एनसीबी का दूसरा गवाह है और केपी गोसावी का ड्राइवर रह चुका है। प्रभाकर सैल ने एनसीबी की विजिलेंस जांच टीम को एक एफिडेविट दिया है जिसमें क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी और कथित वसूली कांड से जुड़े कई खुलासे किए हैं। प्रभाकर सैल ने केपी गोसावी के साथ हुई अपनी व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को सौंपी है। इस व्हाट्सएप चैट में केपी गोसावी ने सैल को मैसेज करके हुक्म दिया था। हाजी अली, चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था। वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। ठीक है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। प्रभाकर सैल और केपी गोसावी की व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत है कि क्रूज पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बाद बहुत बड़ा खेल चल रहा था। प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक उसे केपी गोसावी ने हाजी अली जाकर इंडियाना होटल के पास से किसी से 50 लाख रुपए लेने के कहा था, जिसके बाद प्रभाकर सैल सुबह 9:45 पर वहां पर पहुंचा, जहां पर एक सफेद रंग की कार आई और उसने उसे 2 बैग्स पैसों से भरे दिए। कथित वसूली कांड के सबसे बड़े राजदार प्रभाकर सैल ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि एनसीबी की रेड से पहले ही कई लोगों की पहचान की जा चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया था। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में दावा किया है कि केपी गोसावी ने व्हाट्सएप के जरिए उसे कई लोगों के फोटो भेजे थे। इस व्हाट्सएप चैट पर तारीख दर्ज है 2 अक्टूबर और वक्त लिखा है 1:23। किरण गोसावी ने अपने ड्राइवर प्रभाकर सैल को व्हाट्सएप पर कुछ लोगों की फोटोज भेजी और कहा कि अगर ये लोग क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते हुए दिखते हैं तो उन्हें बता दें। प्रभाकर सैल ने इन बातों का जिक्र भी एफिडेविट में किया है। एबीपी न्यूज के हाथ वो सारे चैट लगे हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केपी गोसावी ने अपने ड्राइवर प्रभाकर सैल को 10 लोगों की तस्वीरें भेजी।
केपी गोसावी के सभी 10 टारगेट बेहद हाई प्रोफाइल लोग थे। उन 10 टारगेट्स में से एक शख्स को प्रभाकर सैल ने पहचाना भी था और उसने इस बात की जानकारी भी व्हाट्सएप के जरिए ही केपी गोसावी को दी थी। प्रभाकर सेल के एफिडेविट के मुताबिक केपी गोसावी ने करीब 4:23 पर एनसीबी रेड के बारे में प्रभाकर सेल को बताया था। वहीं एनसीबी रेड के बारे में ये भी बताया केपी गोसावी ने कि कुल 13 लोगों को इस रेड में गिरफ्तार किया गया है। अब आप वसूली कांड की साजिश का तीसरा सबूत देखिए। एबीपी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे फोटोज लगे हैं जिसमें प्रभाकर सैल ने क्रूज के पास खड़े होकर सेल्फी निकाली थी। हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें केपी गोसावी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के एकदम पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद केपी गोसावी खुद को एनसीबी की टीम के मेंबर के रूप में दिखाना चाहता था। शायद उसकी मंशा यही थी कि जो उसके बारे में जानता ना हो वो यही समझे कि केपी गोसावी कोई प्राइवेट शख्स नहीं बल्कि एनसीबी कर्मचारी है। पर्दे के पीछे खेले जा रहे सीक्रेट खेल का सबूत नंबर 4 एक और व्हाट्सएप चैट है। ये चैट प्रभाकर सैल और एनसीबी अधिकारी समीर सालेकर के बीच हुई थी। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में बताया कि उसे पंच यानी गवाह बनाया गया था और उसे कुछ बताए बगैर ही उससे 10 कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए गए थे। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस समय उसके पास आधार कार्ड भी नहीं था। इस चैट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रभाकर सैल ने अपना आधार कार्ड एनसीबी कर्मचारी समीर सालेकर को भेजा था। हम आपको बता दें कि एनसीबी के पंच यानी स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी ये खुलासा किया था कि एनसीबी के कर्मचारियों ने उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे। वहाँ पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूँ। वहाँ से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नहीं त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता करके। भी मैंने मेरे वास्ते कम से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। और अब उसने एनसीबी को सौंपे गए अपने एफिडेविट में भी वो पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बयां कर दी है। प्रभाकर सैल के एफिडेविट और व्हाट्सएप चैट से जो नए नए खुलासे हुए हैं, उसने क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कई राज बेपर्दा कर दिए हैं। तो देखिए ऑपरेशन व्हाट्सएप, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, ये पूरा खेल किस तरीके से चलाया जा रहा था और इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, वहां तक पहुंचना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है, इस खुलासे के बाद देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक एक करके हम उन सवालों को आपके सामने रखने जा रहे हैं, आप भी उन पर जरा गौर कीजिए। सवाल ये कि क्या एनसीबी के नाम पर रुपयों की वसूली की गई, ये बहुत बड़ा सवाल इस चैट के सामने आने के बाद उठता है। सवाल ये कि क्या आर्यन को छुड़ाने के लिए पैसे दिए गए, जिस डील का जिक्र इसमें किया जा रहा है, जिस लेन देन की बात इसमें की जा रही है। इसके साथ ही सवाल यह भी कि अगर किरण गोसावी के कहने पर वसूली हुई तो किस कैपेसिटी में। सवाल इसके बाद यह कि क्या किरण गोसावी ने एनसीबी के नाम का इस्तेमाल किया, यानी एनसीबी के नाम का इस्तेमाल कर ये पूरी उगाही, ये वसूली की जा रही थी। सवाल यह कि गोसावी से पैसे की डील की बात आखिर किसने की, वो कौन था वो शख्स। तो ऑपरेशन व्हाट्सएप लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से किरण गोसावी और प्रभाकर सैल, जो कि एम्प्लॉय था किरण गोसावी का, उनके बीच की चैट निकलकर सामने आई है, कैसे 10 फोटोग्राफ्स भेजे गए, किस तरीके से उगाही का कनेक्शन निकल कर आ रहा है, वसूली निकल कर सामने आ रही है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी मुझे दिखाई देने लगे हैं। मृत्युंजय, सुबह से ही इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, लेकिन कुछ दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं और इसीलिए मेरा सवाल इस समय ये बहुत अहम हो जाता है कि किरण गोसावी ये पूरा खेल रच रहा था, वसूली की कोशिश, वसूली उसके द्वारा की जा रही थी, लेकिन
एनसीबी आखिर इतनी छूट किरण गोसावी को दे कैसे रही थी? उस टीम जो कि बहुत ही कम लोगों को इस तरीके के ऑपरेशन, इस तरीके के रेड्स की जानकारी होती है, किरण गोसावी एनसीबी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं, पकड़कर शाहरुख खान के बेटे को लेकर चले जाते हैं आर्यन खान को। इतनी छूट आखिर एनसीबी की तरफ से कैसे मिल गई? क्या कनेक्शन? शोभना देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मामला है इसे आर्यन ड्रग्स क्रूज मामला न कहें, बल्कि इसे वसूली ड्रग्स मामला कहें, या फिर हम इसे कहें सुपारी ड्रग्स मामला। हम सुपारी ड्रग्स मामला क्यों इसे कह रहे हैं? इसे इसलिए कह रहे हैं कि बाकायदा क्रूज पर चढ़ने से पहले ही लोगों की तस्वीरें, चिन्हित किए गए 10 से 12 लोगों की तस्वीरें पहले ही उन लोगों को दे दी जाती है जिनका काम था कि आप उनकी पहचान करें कि ये लोग क्रूज पर आएंगे, जिन जिन कपड़ों में आएंगे आप उसकी सूचना हमें दीजिए और इन्हें एनसीबी पकड़ेगी। यानी कहीं न कहीं पहले से सुपारी ले ली गई थी कि इन लोगों को टारगेट करना है और इन्हें कहीं न कहीं बलि का बकरा बनाना है या फिर इन पर जांच करनी है। तो इसमें दूसरा सवाल ये उठता है कि केपी गोसावी हो या अन्य इंडिपेंडेंट विटनेस हो, उनको इतनी आजादी, फ्रीडम कैसे दी गई कि जहां पर पंचनामा चल रहा है या फिर पंचनामा के अलावा जो अन्य कागजी कार्रवाई चल रही है उसमें वो समीर वानखेड़े के ठीक पीछे खड़े होते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं भी एनसीबी का अधिकारी हूं? जो सामने वाला व्यक्ति, जो अगर कोई इस मामले में आरोपी पकड़ा गया है, वो इस भ्रम में रहे कि ये जो केपी गोसावी है, जो इस टी शर्ट में नजर आने वाला व्यक्ति है, ये इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बल्कि खुद एनसीबी का अधिकारी है। क्या ये प्रभाव बताने की कोशिश की गई थी? और इतनी आजादी किसने दी? केपी गोसावी को इतनी आजादी किसने दी कि वो समीर वानखेड़े के पीछे खड़े रहकर वो इसका हिस्सा बन सके? और कहीं न कहीं ये बातें रिफ्लेक्ट होती है इस व्हाट्सएप चैट में, जिसका खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है। व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये दो लेन देन की बात की जा रही है, उस जगह की बात की जा रही है, पैसे लेन देन की बात की जा रही है, पैसे रखने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन सवाल उन अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट विटनेसेस को इतनी छूट दी कि वो एनसीबी के कंधे को इस्तेमाल कर सके ताकि इस वसूली ड्रग्स रैकेट को चलाया जा सके। इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये क्रूज ड्रग्स मामला ना होकर वसूली ड्रग रैकेट मामला है, या फिर इसे हम कहें कि ये सुपारी ड्रग रैकेट मामला है। जाहिर तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए क्रूज ड्रग्स से शुरू हुआ ये मामला आखिर किस तरफ और किस दिशा में अब घूम रहा है, ये बहुत बड़े सवाल इस बीच खड़े हो जाते हैं एनसीबी अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी कि आखिर किरण गोसावी की पहुंच कहां तक थी और इतनी छूट आखिर कैसे दी गई। बहरहाल आप रहिएगा मृत्युंजय, हम फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी चरम पर है। आप जानते हैं कि नवाब मलिक शुरुआत से ही इसे लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, आज फिर एक बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जाली नोटों को लेकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, एक बार जरा वो फिर से सुन लेते हैं। जब नोटबंदी हो गई पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे, मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे। 8 अक्टूबर 2017 तक, लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। तो ऑपरेशन व्हाट्सएप देख रहे हैं आप, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार ऑपरेशन व्हाट्सएप के तहत बड़े सवालों को उजागर कर रहा है एबीपी न्यूज। इन सवालों के साथ आखिर इनकी तह तक जाने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो इन सवालों को उठा रहे हैं। साथ ही इसकी पड़ताल भी हम एबीपी न्यूज पर कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी मेरे साथ हैं। मानवी तनेजा, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सवाल गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे थे, लेकिन अब सवाल इस व्हाट्सएप चैट के बाद ये उठ रहा है कि रिहाई से पहले का खेल क्या था और कौन कौन इसके पीछे।
देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार जिक्र किया था कि कोई ना कोई एनसीबी से लूपहोल हुए हैं, तभी एनसीबी इतने सवालों के कटघरे में है। और जैसे जैसे ये आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ ना कुछ सबूत आ रहे हैं। अब जैसे व्हाट्सएप चैट है गोसावी और सेल्स की, वो क्लियरली बताती है कि वो जो 10 ब्लैंक पेपर्स हैं उस पर साइन क्यों करवाए। आप 10 अच्छा, ब्लैंक मानवी पेपर जी, साइन रोकना चाहती हूँ आपको एक सेकंड। बीजेपी नेता आशीष सलार कुछ कह रहे हैं, उनको सुन मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। हाजी हैदर, हाजी अराफत और मुन्ना यादव, हाँ, ये हमारे कार्यकर्ता है। इनको अलग अलग बोर्ड का चेयरमैनशिप मिला, उसके पहले की सभी कानूनन प्रक्रिया पूरा करके मिला। हाजी हैदर और हाजी अराफत पर कोई गंभीर गुनाह भी नहीं है, और मुन्ना यादव पर जो आरोप है उसकी स्पष्टता स्वयं मुन्ना यादव करेंगे, क्योंकि उसमें भी एनसीपी का कनेक्शन है। और इसके कारण आंदोलन छोड़कर कभी भी कोई गुनाह न करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पद दिया। जहां तक बात हाजी अराफत के भाई का नाम उन्होंने लिया, इमरान आलम शेख, और जिसको लेकर 14 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, वैसे तो 14 करोड़ है नहीं, जाली नोटों का लेकर, वो जाली नोटों के प्रकरण में आरोपी जो इमरान शेख है, वो तभी कांग्रेस का मुंबई का सेक्रेटरी इस पद पर काम कर रहा था, उसको अरेस्ट भी होती। और आज जब नवाब मलिक साहब आरोप कर रहे हैं, तब इमरान आलम शेख के राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से घूम रहा है। तो डीआरआई ने तब जो एक्शन ली वो भी सही थी, और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने का काम तब कांग्रेस ने किया था, और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।